प्रायोजक हैं IRDA, आपकी शुभचिंतक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया से दूरी बनाने के दिए संकेत। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर पीएम ने कहा, इस रविवार को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स छोड़ने का कर रहा हूं विचार। भारत में कोविड-19 के संक्रमण के 2 नए मामले आए सामने। एक मामला दिल्ली और दूसरा तेलंगाना में। जयपुर में भी इटली के एक पर्यटक को पाया गया कोरोना वायरस का संदिग्ध। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, सरकार कोविड-19 से उत्पन्न किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। कोविड-19 से अमेरिका में 4 और लोगों की मौत। वायरस से देश में मरने वालों की संख्या हुई 6। दुनिया भर में फैले इस वायरस से मरने वालों की संख्या 3000 के पार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, सही उपायों की मदद से स्थिति पर पाया जा सकता है नियंत्रण। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश की संसद को किया भंग। 25 अप्रैल को आम चुनाव कराए जाने की घोषणा की। और खेल की खबरों में FIH हॉकी प्रो लीग में अच्छे प्रदर्शन का भारतीय पुरुष हॉकी टीम को मिला इनाम। वर्ल्ड रैंकिंग में 4थे स्थान पर पहुंची टीम इंडिया। FIH वर्ल्ड रैंकिंग शुरू होने के बाद से भारत की सर्वोच्च रैंकिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। तो आइए अब डाल लेते हैं इन सभी खबरों पर विस्तार के साथ नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर रविवार को सोशल मीडिया से दूरी बनाने का संकेत दिया है। पीएम ने एक ट्वीट कर कहा, इस रविवार को मैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स छोड़ने पर विचार कर रहा हूं। इस बारे में मैं आपको सूचित करता रहूंगा। प्रधानमंत्री ने संदेश इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी पोस्ट किया। प्रधानमंत्री लगातार सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़ते रहे हैं। पीएम मोदी सोशल मीडिया के विभिन्न अकाउंट्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता हैं। वे अक्सर सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर में लोगों के साथ संपर्क में रहते हैं। ट्विटर पर उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 करोड़ 33 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि वह खुद 2372 लोगों को फॉलो करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके पूर्ववर्ती बराक ओबामा के बाद वह ट्विटर पर सबसे अधिक तीसरे लोकप्रिय नेता हैं। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री ने करीबन, अगर उनके फॉलोअर्स की बात की जाए तो वो 35 मिलियन के आसपास है। और जैसे ही प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर अपने फैसले के बारे में संकेत दिए, दुनिया भर में फैले उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने उनसे ऐसा ना करने की अपील की है। ट्विटर पर #NoSir और #NoModi नो ट्विटर ना काफी वक्त तक ट्रेंड कर रहा था। आइए रुक कर लेते हैं अन्य खबरों का, जो कि कोरोना वायरस से जुड़ी हुई हैं। विश्व के तमाम मुल्कों में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। भारत में कोविड-19 के संक्रमण के 2 नए मामलों का पता लगा। इनमें से एक नई दिल्ली और दूसरा तेलंगाना का है। संक्रमण के शिकार नई दिल्ली के व्यक्ति ने इटली की यात्रा की थी, वहीं तेलंगाना के यात्री ने दुबई की यात्रा की थी। इन लोगों की यात्राओं के बारे में और जानकारी हासिल की जा रही है। फिलहाल दोनों मरीजों की हालत स्थिर है और उनकी स्थिति पर बारीकी से निगाह रखी जा रही है। इसके अलावा जयपुर में भी कोरोना वायरस का एक संदिग्ध रोगी पाया गया, जो इटली से आया पर्यटक है। इस व्यक्ति के नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से ईरान, जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देशों की यात्रा नहीं करने की सलाह दी। कल राजधानी नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बुखार, गले की खराबी या सांस लेने में समस्या होने पर मरीज को नजदीकी अस्पताल में जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले लोगों की जांच 21 हवाई अड्डों और 12 बड़े बंदरगाहों के अलावा 65 छोटे बंदरगाहों पर की जा रही है। विदेश मंत्रालय ईरान में स्थित भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क में है और वहां मौजूद नागरिकों के बारे में सभी आवश्यक जानकारी ली जा रही है। हमारा जो एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स के लोग हैं, वो ईरान के ऑफिशियल्स के साथ जो है वहाँ के साथ जो ट्रैवल के संदर्भ में जो एडवाइजरीज़ वगैरह हैं और ट्रैवल के संदर्भ में जो हमें फॉलो करना है, किस प्रकार से प्रोटोकॉल्स, उसके बारे में दे आर कंटिन्यूसली इन टच।
विशेषकर ईरान, इटली, कोरिया और सिंगापुर, इन स्थानों पर जितना भी नॉन एसेंशियल ट्रैवल है उसको वो लोग पूरी तरह से अवॉइड करें। सरकार की तरफ से हाईएस्ट लेवल पर सारी चीज़ों को निरंतर मॉनिटर किया जा रहा है। जैसा और चीन समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमण के करीब 87,000 मामले सामने आ चुके हैं और इससे अब तक लगभग 3,000 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन में कुल 2,870 लोगों की मौत हो गई, जबकि 79,824 लोग इससे संक्रमित हैं। चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक पीड़ित देश दक्षिण कोरिया है, जहां 18 लोगों की मौत के साथ 4,812 लोग इससे संक्रमित हो गए। देश में कोरोना वायरस के 600 नए मामले सामने आए हैं। पाकिस्तान में कोरोना का 5वां मामला सामने आया है। वहीं अमेरिका में भी कोरोना वायरस के 90 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और देश में अब तक 6 लोगों की इस वायरस से मौत हो गई। इस बीच अमेरिका सहित दुनिया के विभिन्न देशों में कोरोना वायरस से प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़ने की खबरों के मद्देनजर ऊर्जा क्षेत्र पर विश्व का एक सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रद्द कर दिया गया। तेल और गैस उद्योग पर केंद्रित CERAW के सम्मेलन ह्यूस्टन में 9 से 13 मार्च तक आयोजित किया जाना था। इसमें विभिन्न देशों के जो पेट्रोलियम मंत्री हैं और उस क्षेत्र की कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों और करीब 80 देशों के प्रतिनिधियों को शामिल होना था, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि चीन के बाद इस महामारी ने दूसरे देशों में भी अपनी चपेट में लोगों को लिया है। इस संक्रमण को अब किसी एक खास देश से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधानोम ने कहा कि हालांकि ये बीमारी अब बेहद अलग और खतरनाक रूप ले चुकी है। WHO ने साफ किया कि कोविड-19 का संक्रमण वैश्विक स्तर पर किसी एक देश की वजह से नहीं फैला और अभी भी सब देश मिलाकर तीव्र और प्रभावी अगर कदम उठाएं तो इस संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिना किसी विकल्प का इंतजार किए हमें तेजी से इस पर काबू पाना होगा। Surrendering, I don't think is right. So we have to give it our best using containment strategy, irrespective of the number of cases. And let's really underline that. Stigma is the most dangerous enemy. For me, it's more than the virus itself. और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आज का भारत जानता है कि जब देश की बेटी खड़ी होती है तभी जीत बड़ी होती है। जीत बड़ी। आज 3 तलाक के खौफ से बेखौफ खड़ी है बेटियां। कितनी मुश्किल से अकेले पाला मैंने इसे, पर मेरी बेटी को ये डर नहीं। 3 तलाक से आजादी कबूल है। जीत बड़ी। देश की रक्षा की कमान लिए सबसे आगे खड़ी है बेटियां। अब हम भी पूछ सकते हैं। जीत बड़ी। मुद्रा योजना से देश की प्रगति को नई रफ्तार दे रही है बेटियां। लोगों ने पूछा दुकान खुल गई तेरी, मैंने कहा नहीं, पंख खुल गए हैं मेरे। जीत बड़ी। 8 करोड़ गैस कनेक्शन, 11 करोड़ शौचालय और मुद्रा योजना से 15 करोड़ महिलाओं को लाभ। भारत सरकार के ऐसे कई कदमों से ये साबित हो रहा है कि जब देश की बेटी खड़ी होती है तभी जीत बड़ी होती है। जीत बड़ी। शर्मा जी आपसे कितने होशियार हैं। सुबह सुबह क्या होशियारी दिखा दी शर्मा ने। IRDA में 10,000 रुपए जमा करने गए हैं, उनको 1 महीने के बाद बोनस भी मिलेगा। बोनस? हाँ, कॉल आया था उनको। हाँ हेलो शर्मा, सुन, वो पैसे जमा मत करवाना, वो कॉल फ्रॉड था। IRDA कभी किसी को ऐसे कॉल नहीं करता और रास्ते में पुलिस कंप्लेंट करवा देना। सच और झूठ में जानिए फर्क, रहिए सतर्क। देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस
निमोनिया नहीं तो बचपन सही। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। संसद परिसर में आज भाजपा संसदीय दल की बैठक हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी सहित बीजेपी के दोनों सदनों के सांसद शामिल हो रहे हैं। और वहीं संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग की जो शुरुआत है वो कल से हो चुकी है, लेकिन दिल्ली हिंसा मुद्दे को लेकर विपक्ष के शोरगुल के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कल दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन में शोरगुल के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास तक विधेयक 2020 सदन के पटल पर रखा। विधेयक पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसमें कर संबंधी विवादों के समाधान में मदद मिलेगी। इसके अलावा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 और खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 भी सदन में पेश किया गया। एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एकम उत्सव प्रदर्शनी सह मेले का आयोजन किया। इस उत्सव में दिव्यांग उद्यमियों के उत्पादों और शिल्प कौशल को दिखाया गया है। 2 मार्च से 9 मार्च तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान लगभग 80 दिव्यांग उद्यमी, कारीगर और 18 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के संगठन अपने सुंदर उत्पादों, सेवाओं और कौशल का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। इस उत्सव में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत, एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी एवं केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शिरकत की। मेरे विभाग से जो दिव्यांग वित्त विकास निगम है, उससे हमने 82,000 से अधिक दिव्यांगों को उद्यमिता के क्षेत्र में प्रवेश दिलाने के लिए 608 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया है। मार्केटिंग की व्यवस्था के साथ साथ रॉ मटेरियल की सुविधा भी देते हैं, प्रोडक्टिविटी के लिए भी सुविधा देते हैं और मार्केटिंग के लिए भी सुविधा देते हैं। दिव्यांग वित्त विकास निगम के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण देकर के इनको स्वावलंबी बनाने का भी प्रयास किया है। NHFDC यानी नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए उनके आर्थिक पुनर्वास और वित्तीय सहायता को प्रदान करता है। टेक्सटाइल्स मंत्रालय के सौजन्य से हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ राउंड टेबल्स करते हैं। एक विशेष राउंड टेबल दिव्यांगजन जो टेक्सटाइल, हैंडक्राफ्ट और वीविंग के क्षेत्र में हैं, अगर आपको उचित लगे तो वो भी हम वस्त्र मंत्रालय के माध्यम से आपके साथ करना चाहेंगे, ताकि इनकी जितनी प्रतिभा इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखी है वो प्रतिभा देश की राजधानी तक सीमित ना हो, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनकी लागत और मेहनत और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और इंटरनेशनल बाज़ार में उसको प्रस्तुत करने का हम सब मिलकर काम करेंगे। हमारे नागपुर शहर में मैंने दिव्यांगों को 25 रिक्शा दी। जो पैर नहीं है उनको वो बैठ के इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाते हैं, महिलाएं चलाती हैं। तो आप ई रिक्शा जैसे, अगरबत्ती जैसे ऐसे अनेक उद्योग हैं। मेरे जॉइंट सेक्रेटरी मैं आपके पास भेज दूंगा। खादी ग्रामोद्योग की योजना है और कौन से हमारे दिव्यांग क्या क्या काम कर सकते हैं, इसका अध्ययन करके मुझे लिस्ट बनाकर एक रिपोर्ट दे दो। 3 दिन के अंदर इन सब दिव्यांगों को विदाउट गारंटी बैंकों से लोन मिलने वाली योजना आप और मैं मिलकर लॉन्च कर देंगे और लाखों दिव्यांगों को मैं लोन देने के लिए तैयार हूं। और अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से जुड़ी हुई। कहते हैं आशा उम्मीद की वो किरण होती है जो निराशा को भगाती है। जी हां, आशा कार्यकर्ता, आशा सहयोगी और ANM कार्यकर्ता आज महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रही हैं। आर्थिक तौर पर तो वो सशक्त हुई ही हैं, साथ ही समाज में अपनी एक पहचान भी बनाई है। महिलाओं, बच्चों के संपूर्ण और संतुलित विकास में अहम रोल निभाती हैं ये जमीनी कार्यकर्ता। तभी तो केंद्र सरकार ने प्रोत्साहन राशि के साथ साथ इनके वेतन में भी बढ़ोतरी की है। बच्चों की मुस्कान हो या माताओं को आराम, दिन रात इसके लिए कार्यरत रहती हैं
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। बच्चों के टीकाकरण से लेकर माताओं की देखरेख तक का पूरा जिम्मा इन आशा कार्यकर्ता, आशा सहयोगी और एएनएम के कंधों पर ही रहता है। सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों की सफलता का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। सेवा भाव से अपने काम में लगी रहती हैं ये महिलाएं, तभी तो आशा और एएनएम कार्यकर्ताओं को उनके श्रम का सम्मान देते हुए केंद्र सरकार द्वारा इनको मिलने वाले मानदेय को भी 3,000 से बढ़ाकर 4,500 रुपए प्रति माह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए किया गया। तो वहीं आंगनवाड़ी सहायक कार्यकर्ताओं का मानदेय भी 1,500 से बढ़ाकर 2,250 रुपए प्रति माह कर दिया गया। यही नहीं, इनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार के द्वारा इन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी इन्हें मुफ्त में सरकार की ओर से दी जा रही है। सितंबर 2019 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो पाएंगे कि देश भर में 13,77,000 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं और ये केंद्र लगभग 836 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सन 2014 की अपेक्षा तो अभी बहुत अधिक बढ़ गया है, जिसमें तो हम जितनी मेहनत करें उतना हमें मिल जाता है। तो मतलब पहले से तो काफ़ी अच्छा चला हम लोगों का। बच्चों की मतलब फीस वगैरह कोचिंग का हम खुद अपने ऊपर निर्भर करते हैं। बच्चे मेरे CBSE स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे 99% भी लाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। काम में तो अपने दिन प्रति बदलाव मैं देखती जा रही हूँ, जो कि मुझे काम करने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। केंद्र सरकार नए कार्यक्रमों के तहत सभी राज्यों में आशा दीदी से संबंधित जानकारियों का डेटाबेस तैयार करने, आशा कार्यक्रमों के परिणामों की निगरानी के लिए प्रणाली शुरू करने और इनकी शिकायतों के निपटान की पूरी व्यवस्था को कायम करने पर भी काम कर रही है। महिला सशक्तिकरण के लिए इन्हें सशक्त करना जरूरी है, इसीलिए सरकार इनके योगदान को पहचान देते हुए इन्हें देती है राष्ट्रीय पुरस्कार का सम्मान। ये देश का बचपन है और इस बचपन को सजाने, संवारने, इनको स्वस्थ रखने में आंगनबाड़ी, आशा और एएनएम कार्यकर्ताओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। संबल की अगर बात की जाए, आंगनबाड़ी, आशा और एएनएम कार्यकर्ता ये कहती हैं कि आज जब हम फील्ड पर जाते हैं तो वहाँ हमारे बच्चों के नाम या हमारे पति के नाम से हमें नहीं, हमें आशा दीदी के नाम से पहचाना जाता है। भोपाल से कैमरा पर्सन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़। महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। घर हो या बाहर, हर जगह वो अपने कर्तव्यों को निभा रही हैं। राजनीति का क्षेत्र भी इससे पीछे नहीं है। जम्मू कश्मीर में महिला सरपंच भी महिला सशक्तिकरण की नई बानगी पेश कर रही हैं। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मैं नेहा शर्मा, सरपंच पागथा की। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, जिन्होंने लेडीज़ को आगे आने का मौका दिया। हम सभी पंचायतों में खुद जाकर काम करवा रहे हैं। मैं रेखा देवी, सरपंच पुराना द्रूड़, ब्लॉक कटरा। मेरी पंचायत में पहले कोई रोड नहीं था, अब हमने ये यहाँ पे रोड का काम लगवाया हुआ है। मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने हमें बाहर आने का मौका दिया। उन्होंने लेडीज़ की सीट रिजर्व करवाई थी, नहीं तो पहले तो हम घर में ही बैठे रहते थे। और आयोग करते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश की संसद को भंग कर दिया। साथ ही राजपक्षे ने अगले महीने की 25 तारीख को आम चुनाव कराए जाने की घोषणा भी कर दी है। आम चुनावों की अधिसूचना कल रात जारी कर दी गई, जिसके तहत अगले महीने की 12 तारीख से लेकर 19 तारीख तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। चुनावों के बाद नई संसद की पहली बैठक 14 मई को होगी। गौरतलब है कि वर्तमान सरकार का कार्यकाल अगस्त में समाप्त हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे की अगुवाई वाली सरकार इस वक्त अल्पमत में है, जिसे देखते हुए जल्द चुनाव कराए जाने का निर्णय लिया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। लाइफ के टेढ़े मेढ़े रोड पे होंगी चुनौतियां हर एक मोड़ पे, बट हमने कभी ना फिक्र की, पर हमने कभी ना फिक्र की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्टार्टअप का सपना, एक घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी, है मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिक्र की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC।
क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस, निमोनिया नहीं तो बचपन सही। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आइए रुक करते हैं उस खबर का जो कि अमेरिका से है। अमेरिका में साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से कौन टक्कर देगा, इसकी तस्वीर सुपर ट्यूसडे को साफ होगी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी का आधिकारिक प्रत्याशी तय करने के लिए अमेरिका के 50 राज्यों में से 4 में मतदान हो चुका है, लेकिन 3 मार्च का दिन बेहद अहम होगा जब लाखों अमेरिकी मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। कल 14 राज्यों की प्राइमरी में होने वाले मतदान से तय होगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी में राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी की दावेदारी में आगे चल रहे बर्नी सैंडर्स अजय बढ़त बना पाएंगे या फिर पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन की नाटकीय तौर पर वापसी होगी। अमेरिका में 14 राज्यों की प्राइमरी में मतदान होगा। ये राज्य पूर्वोत्तर के मेन से लेकर पश्चिम के कैलिफोर्निया तक फैले हुए हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में पार्टियां आधिकारिक प्रत्याशी का चयन राज्यों में प्राइमरी और कॉकस के चुनाव के आधार पर करती हैं। खबर इजराइल से, जहां 1 साल के भीतर तीसरी बार हुए संसदीय चुनावों में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने प्रतिद्वंदी बेनी गेंट्स के खिलाफ मामूली बढ़त बनाए हुए हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक नेतन्याहू की दक्षिण पंथी पार्टी लिकुड 36 से 37 सीटें जीत सकती है, जबकि गेंट्स का नरमपंथी ब्लू एंड व्हाइट गठबंधन 32 से 33 सीटों पर अपना कब्जा जमा सकता है। इस बीच नेतन्याहू ने कहा कि चुनावों के नतीजे इजराइल के लिए एक बड़ी जीत साबित होंगे। गौरतलब है कि पिछले 2 चुनावों में कोई भी दल 120 सदस्यों वाली संसद में बहुमत प्राप्त नहीं कर पाया था, जिसके बाद राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए तीसरी बार चुनाव कराया गया। नेतन्याहू इजराइल के राजनीतिक इतिहास में सबसे ज्यादा लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रहे। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे नेतन्याहू के खिलाफ 17 मार्च को सुनवाई शुरू होगी। हालांकि नेतन्याहू भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज करते रहे हैं। तालिबान ने कहा है कि वो विद्रोहियों और अमेरिका के बीच हुए समझौतों से पहले के संघर्ष विराम को समाप्त करते हुए अफगान सुरक्षा बलों के खिलाफ अपनी लड़ाई फिर से शुरू करेंगे। तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हिंसा में कमी का दौर अब समाप्त हो गया है और उनकी कार्रवाई सामान्य रूप से फिर से शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि अमेरिका तालिबान समझौते के अनुसार तालिबान लड़ाके विदेशी बलों पर हमले नहीं करेंगे, लेकिन काबुल प्रशासन के बलों के खिलाफ उनकी कार्रवाई जारी रहेगी। अगर ऐसा होता है तो ये शांति समझौते को बड़ा झटका होगा जो अमेरिका और तालिबान विद्रोहियों के बीच हुआ है। खबर ब्राजील से, जहां के उत्तरी राज्य अमापा की एक नदी में नाव पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 28 लोग लापता बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये नाव अमापा के सेंटाना शहर में पारा राज्य के सेंटर्म तक 36 घंटों के सफर पर थी। गौरतलब है कि ब्राजील अमेज़न क्षेत्रों में नौका परिवहन का परिचालन ज्यादा करता है, क्योंकि वहां पर पहुंचने के लिए सड़क यात्रा करना संभव नहीं। इस बीच ब्राजील के नौसेना जो है वो दुर्घटना की जांच को लेकर अपने काम में जुट गई है। खबर फ्रांस से, आर्थिक और सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ाई में प्रतिबद्धता को लेकर ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा को फ्रांस के नागरिक सम्मान से नवाजा गया। पेरिस के सिटी हॉल में हुए एक समारोह में पेरिस के मेयर एनी हिडाल्गो ने ब्राजीलियन मजदूर पार्टी के संस्थापक और 580 दिन तक राजनीतिक कारावास में रहे लूला डा सिल्वा को इस सम्मान से पुरस्कृत किया। 2003 से 2010 तक ब्राजील के राष्ट्रपति रहे लूला डा सिल्वा को रिश्वत मामले में दोषी पाए जाने पर 2018 में जेल भेजा गया था, लेकिन बाद में निर्दोष साबित होने पर उन्हें नवंबर 2019 में जेल से रिहा कर दिया गया। और अब बात खेल की खबरों की। दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट के 29वें सत्र को अप्रैल की जगह सितंबर में आयोजित कराने का फैसला लिया गया। घातक कोरोना वायरस के कारण इससे पहले भी कई खेल प्रतियोगिताएं रद्द, स्थगित या फिर स्थानांतरित हो चुकी हैं। इस विषाणु के कारण अब तक दुनिया भर में 3000 से अधिक लोगों की जान गई और 86,000 से अधिक लोग
संक्रमित हो चुके हैं। भारत दौरे के लिए दक्षिण अफ्रीकी टीम का ऐलान हो गया है। 12 मार्च से खेले जाने वाले 3 मैच की वनडे सीरीज के लिए फैफ डु प्लेसिस और रासी वैन डर डुसेन की टीम में वापसी हुई। जहां चोटिल पेसर कगासो रबाडा इस सीरीज से बाहर होंगे तो वहीं बाएं हाथ के स्पिनर जॉर्ज लिंडे को पहली बार टीम में एंट्री मिली। वहीं केशव महाराज दूसरे स्पिनर होंगे। हाल ही में कप्तानी छोड़ने वाले फैफ डु प्लेसिस और वैन डर डुसेन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी एक दिवसीय सीरीज में आराम दिया गया। यहां प्रोटियाज टीम 1-0 से आगे रही। दक्षिण अफ्रीका टीम की कमान क्विंटन डीकॉक के हाथों में होगी। 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला 12 मार्च को धर्मशाला में खेला जाएगा। दूसरा वनडे 15 मार्च को लखनऊ में, जबकि तीसरा और अंतिम मैच 18 मार्च को ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। और अब बात हॉकी की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम विश्व रैंकिंग की नई सूची में एक पायदान बढ़कर चौथे स्थान पर पहुंच गई, जो उसकी 2003 में FIH विश्व रैंकिंग शुरू होने के बाद सर्वोच्च रैंकिंग है। FIH हॉकी प्रो लीग के पहले 3 दौर में शानदार फॉर्म से भारत 5वें से चौथे स्थान पर पहुंचने में सफल रहा। भारत के आगे बढ़ने से ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना एक पायदान नीचे 5वें स्थान पर खिसक गया। विश्व चैंपियन बेल्जियम शीर्ष पर बना हुआ है। महिला वर्ग में भारत 9वें स्थान पर रहा। नीदरलैंड्स शीर्ष पर काबिज है, जबकि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, जर्मनी और इंग्लैंड सूची में है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। समाचार के प्रायोजक थे IRDA, आपकी शुभचिंतक।